नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चंद लोग आवाज उठाते हैं, फिर 100-200 लोग सड़कों पर नजर आते हैं। ये संख्या बढ़ते बढ़ते सप्ताह भर के भीतर लाख से ऊपर पहुंच जाती है। राजधानी से लेकर के सूबे के अलग अलग शहर और कस्बे, सारी सड़कें पटी होती हैं। सब राजनैतिक ताकत इसमें कम होती है, जनता की ताकत ज्यादा होती है, लेकिन सत्ता का अहंकार इन सबसे ज्यादा होता है। सत्ता इतने अहंकार, इतने मद में होती है कि वो अपने ही जनता से, अपने ही आवाम से टकराने लगती है। अपने ही आवाम के आंदोलन को काउंटर करने के लिए फुटकरिया दर्जन 2 दर्जन नेताओं को सड़कों पर उतारने लगती है। लेकिन जब आंदोलन का चरम देखती है, वो भी चरम मध्यांतर वाला चरम, अभी इंटरवल वाला चरम, अभी आखिरी नहीं, वो चरम देखती है तो घबरा जाती है। जिस पार्टी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहंकार भरा बयान देते हैं कि जिसको जाना है, जहां जाना है, जाए अपील करने, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर, जब लाखों लोगों को सड़कों पर देखता है, 24 घंटे के भीतर कैमरे के सामने आता है और कहता है हम तो उनके माता पिता से बात करेंगे, बेटी के, उनके कहे मुताबिक करेंगे। हम इंसाफ के लिए जो भी जांच करवानी होगी जांच करवाएंगे। अब सवाल यह है कि यह बयान ईमानदारी से भरा हुआ है या इसमें भी झांसा है। यह सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि किसी भी पार्टी के नेताओं का चरित्र क्या है, वो चरित्र संदेह पैदा करता है। जो व्यक्ति 24 घंटे पहले तक अहंकार में था, जो व्यक्ति 24 घंटे पहले तक उस मुद्दे पर जुबान खोलने को नहीं तैयार था, एकाएक कहता है कि इंसाफ के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। ये परिवर्तन क्यों आया? क्या आंदोलन को फुस करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, या फिर मंशा वाकई साफ है? कहते हैं ना लोग बदल जाते हैं, वाकई बदल गए हैं। तो लाइए जरा हेमंत जी को लाइए, हम पूरी खबर दिखा देते हैं। लाइए फटाफट लाइए। स्वागत है हेमंत भाई, जरा हेडलाइंस दिखाइए, हेडलाइंस दिखाइए। अंकिता हत्याकांड, सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा कोई दोषी नहीं बचेगा, माता पिता की बात मानेगी सरकार। माता पिता की बात अब मानने लगी सरकार। चलिए आगे बढ़िए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी को जानकारी हो तो बताएं, कोई भी बचेगा नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़िए। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर पहली बार खुलकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, वायरल ऑडियो पर भी दिए जवाब। अब मैं पहले पुष्कर सिंह धामी को सुनाऊं, उससे बेहतर है कि मैं 24 घंटे पहले, 24 घंटे मान लीजिए 30 घंटे 32 घंटे पहले, सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद है भाजपा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी देहरादून में। उसकी एक क्लिप आपको सुनाता हूं, तब आप फर्क देखेंगे और तब आप समझ पाएंगे कि ये झांसा है या असलियत है। सुनाइए भैया। अब फैसला आ गया है, उसमें वीआईपी का पता नहीं लगा है, तो इसका लीगल जो एस्पेक्ट है वो चैलेंजेबल है। चैलेंज करो ना, हम तो कह रहे हैं जिनको चैलेंज करना है, जिनको दिक्कत है, सीबीआई के लिए भी लोग कोर्ट में जाएं, तथ्य दें। सरकार, हमारे पास जितना है, कोर्ट ने, सरकार ने उसको अंजाम तक पहुंचा करके 3-3 लोगों को आजीवन कारावास दिलाया है। सुना आपने हेमंत भाई? ये राज्यसभा सांसद है भाजपा के, कह रहे हैं जिनको अदालत में जाना है, कोर्ट में जाना है, जाए, हमने जो करना था वो कर दिया है। अब जिसको लगता है कि उसको इंसाफ चाहिए वो अदालत में जाए। अब अगला चलाइए, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो
जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए। और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। सुनिए, कोई भी दोषी होगा छूटने वाला नहीं है। हम किसी भी जांच से मना नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए तैयार हैं। और सांसद जी क्या कह रहे हैं, हमको जो करना था हम कर चुके हैं। अब जिसको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है वो जाए, अदालत जाए, जहां जाना है अपील करे। देखिए दोनों में कितना कंट्राडिक्शन है। अब एक क्लिप और सुनवा दीजिए। कह रहे हैं माता पिता जो कहेंगे हम वो कर देंगे। चलाइए। पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अब सीधा हेमंत भाई, मैंने दो सुनाया आपको। एक तो इनको सुनाया, माता पिता जो कहेंगे हम सब मानेंगे, सब मानेंगे, एकदम कुछ भी मना नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ कह रहे हैं सांसद जी कि जिसको चाहिए न्याय वो जाए अदालत में, जहां अपील करना है करे। क्या ये वाकई घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं? इसको घुटना टेकना कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग, उत्तराखंड के भी बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, हमने भी इसीलिए लिखा। क्या घुटने टेक दिए हैं या इस आंदोलन से घबरा करके इस आंदोलन को अभी फिलहाल किसी भी तरह से रोकने की कवायद है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस मामले में देरी तो पहले ही बहुत हो चुकी है, लेकिन चूंकि पूरा देश का तंत्र एक झांसाराम के चेलों का है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पूरे देश के अंदर, जहां जहां भाजपा की सरकार है। सबसे पहले वो किसी भी विरोध की आवाज को स्वीकार करने से रिफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्यूज, मना कर देते हैं। उसके बाद उसी मुद्दे पर पोमेरियन मीडिया के जरिए पूरी जनता को कंफ्यूज करते हैं। और जब कंफ्यूजन के बाद भी बात ना बने, लोग सड़कों पे आ जाए, बहुत रेयर होता है आजकल, लेकिन हो जाता है। अंकिता भंडारी के केस में ये हुआ, और बड़ा ऐतिहासिक तौर पे हुआ उत्तराखंड जैसे शांत स्टेट में। तो कंफ्यूज में बात नहीं बनी, कंफ्यूज करने की कोशिश की सांसद महोदय ने। जो आपने दिखाया वो कंफ्यूजन था। उससे एक दो दिन पहले मंत्री ने भी एक किया था, उस पर भी हमने बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जब कंफ्यूजन की बात पे भी ना बने बात, फिर एक नया फॉर्मूला लगाते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूज करना। तो ये एसओपी है इनका। अब इस सिचुएशन जो ये कह रहे थे श्रीमान जी, मुख्यमंत्री जी, साधुवाद है इनको कि 24 घंटे में ही मतलब सारा मामला ठीक हो गया। ठीक इन द सेंस कि उस दिशा में चल पड़े ये जिसके ये माहिर। मुझे आप एक बात बताइए, इनका तो बॉस है जिसकी जांच करनी है, वो तो प्रभारी था। अपने बॉस की जांच आप करा लोगे? नंबर एक। सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? प्रधानमंत्री को डायरेक्टली। वो व्यक्ति राज्यसभा में कौन लाया था उसको? उस व्यक्ति को उत्तराखंड का प्रभारी किसने बनाया था? ये सारे तथ्य रख रहा हूं मैं। इन्होंने अपनी तरफ से डिफ्यूज करने की कोशिश कर दी, बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर दी, क्योंकि शब्दों के बड़े बली है ये, मुंहबली सारे। झांसाराम के जितने चेले हैं उनका देखिए कितने चेहरे पे आज दर्द दिख रहा था और सारा दिख रहा था। अगर इनमें यही शालीनता आज से 10 दिन पहले होती, तो इस सर्दी के मौसम में जहां पर नदियां जमी हुई उत्तराखंड के अंदर, उन लोगों को सड़कों पे थोड़ी आना पड़ता। 70-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं सड़कों पे घूम रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, इस पे आप ज्यादा मत जाइए। अच्छी बात है
कि कम से कम एक लोगों को एक वो सांत्वना मिलेगी कि कम से कम सरकार को झुकाया, ऐसी अनाड़ी सरकार को, और मामला अब ठीक दिशा में जाएगा। मेरे आपसे आशीष भाई कुछ बेसिक सवाल हैं जो हमेशा की तरह होते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, हाईकोर्ट क्या कर रहा था, उसको स्वतः स्फूर्त का ध्यान नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को जागने के लिए इतना बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी। पूरी स्टेट की पुलिस देहरादून में लगानी पड़ी। देखा आपने 2 दिन पहले जो स्थिति थी। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन इसका असली मामला क्या है, इस मामले की जांच तब होगी आशीष भाई अगर वास्तव में किसी ने न्याय देना है उस बेटी को, दिवंगत बेटी को। इस मामले का सीबीआई से जांच करा लीजिए, आप किसी से करा लीजिए। जब तक ये सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज की रेगुलर मॉनिटरिंग के अंदर टाइम बाउंड जांच नहीं होगी, तब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। सीबीआई की जांच कर लीजिए, क्या हो जाएगा। सीबीआई किसके अंडर है? सीधे प्रधानमंत्री के अंडर। आरोपित व्यक्ति कौन है सबको पता है। वो व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट में आज 2 करोड़ रुपए का उसने, आपको पता है, हरजाना भी डाल दिया है। जो नाम ले रहे, जो भी नाम ले रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस भी दायर कर। मान इन सब का है, मान केवल जनता का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस दिन से उस बच्ची ने वहां पे जॉब ज्वाइन की, आप इसका घटनाक्रम देखेंगे ना आशीष भाई, तो आप सिहर जाएंगे। मेरा वायदा है आपसे, लोगों को याद दिलाना चाहिए। अगस्त 2022 में 19 साल की वो बेटी अंकिता भंडारी वनतारा रिजॉर्ट यमकेश्वर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन करती। रिसेप्शनिस्ट, 19 साल की बच्ची। 18 सितंबर 2022 को वो गायब हो जाती है रिजॉर्ट से। लेकिन वहां गायब होने से पहले वो अपनी एक दोस्त को अपनी मैनेजमेंट के बारे में व्हाट्सएप पे चैट करती है कि कोई वीआईपी आना है और उसके लिए स्पेशल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक, मैसेज है बाकायदा। 19 सितंबर 2022 को पुलकित आर्य जो है, जो उस रिसोर्ट का ऑनर है, लोकल बीजेपी लीडर का बेटा है, वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी कराता है लोकल रेवेन्यू पुलिस, उसमें पटवारी पुलिस के पास, जिसमें भी शक हुआ लोगों को कि पटवारी पुलिस के पास क्यों। 22 सितंबर को पब्लिक प्रेशर के बाद, फैमिली के प्रयास के बाद, यह मामला रेवेन्यू पुलिस से हटा करके रेगुलर पुलिस को दे दिया जाता है और एसआईटी बढ़ाई जाती है। शुरू से देखिएगा संदिग्ध। पटवारी पुलिस क्या करेगा, किसी की बेटी गायब है। उसके बाद ये जब झगड़ा होता है, 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद, 19 सितंबर को ये था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट जारी कराते हैं पटवारी पुलिस के पास, और 22 सितंबर को ये रेगुलर पुलिस के पास जाता है। 23 सितंबर को पुलकित आर्य को अरेस्ट किया जाता है, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर को भी और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को भी। जांच के दौरान उन्होंने माना कि अंकिता ने उनके साथ उनकी कहा सुनी हुई थी और उन्होंने उसको चीला कैनाल में धक्का मार दिया। ठीक, उसी रात उस जो अपना रेस्टोरेंट था, जो भी कहिए आप, रिजॉर्ट कहिए उसको, उसी रात उसमें बुलडोजर चला दिया गया। बीजेपी नेता का है, बुलडोजर चला दिया गया। कभी सुना है आपने कि इस तरह की चीज के बाद बुलडोजर स्टेट में चला दो आप? एविडेंस कहां गई आपकी? एविडेंस का तो सरेआम डिस्ट्रक्शन हुआ है। फॉरेंसिक लैब, उसको सील किया जाता है, सारी चीजें होती है वहां पर, पुलिस जाके जांच करती है, डॉग स्क्वाड जो भी होना है, साइंटिफिक जांच, फॉरेंसिक जांच, नथिंग डूइंग। सीधे का सीधा 23 तारीख को यह काम कर दिया जाता है। 24 तारीख को सितंबर 2022 को अंकिता की बॉडी मिलती है चीना कैनाल से बैराज पे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कि उनकी मौत डूबने से हुई, और चूंकि धक्का मारा था तो मल्टीपल इंजरीज भी थी, जिसके कारण उसके ब्लड फोर्स ट्रॉमा भी था उसको, यानी कि कोई चीज लगी भी है भारी। हो सकता है कुछ मारा हो या कुछ पहाड़ पत्थर वत्थर पे कोई लग के जैसे धक्का मारा। तो 23 दिसंबर 2022 एसआईटी, दिसंबर 2022 में सितंबर 24 को शव बरामद होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये इसके पीछे एक पर्पज है, क्योंकि हमने ये सारी रिपोर्टिंग कर रखी पूरे केस को एस्टेब्लिश करने के लिए कि शुरू से पुलिस फोर्स का आचरण, प्रशासन का आचरण कितना संदिग्ध था। कन्फेशन के अगले ही दिन, सेम डे, रिजॉर्ट को गिराने का क्या लॉजिक था? सोचिएगा आप इस बात को। कंप्लीट एविडेंस। लेकिन आज के जमाने में समस्या क्या हो गया आशीष भाई, आजकल इसके साथ साथ जो ये मोबाइल फोन है ना, ये भी चलता फिरता बम है, ये मान के चलिएगा। ये 1 मिनट में आप किस दिन किस पल कहां थे वो एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है आपकी, अगर कोई पता करना चाहे तो। उसमें भी फंसेंगे अगर कोई जांच कर लेगा तो। खैर,
दिसंबर 2022 में एसआईटी जो बनाई गई थी उसने एक 500 पेज की चार्जशीट फाइल की इन्हीं 3 एक्यूज के नाम, जिनके मैंने नाम बताया आपको, और उनको तमाम उनमें आरोपित किया गया, हत्या और वो सारी चीजें। 30 जनवरी को इसका फॉर्मल ट्रायल आरंभ हुआ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वार के अंदर, और मार्च 28, 2023 को जो गवाह थे उनका परीक्षण शुरू हुआ। 47 जो गवाह थे उनको एग्जामिन किया गया, टोटल गवाह थे 97, और मई 19, 2025 को फाइनल आर्गुमेंट हुआ दोनों तरफ का, और मई 30, 2025 को कोर्ट द्वार कोर्ट ने तीनों एक्यूज्ड पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मर्डर का दोषी ठहराते हुए, साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए, मोलेस्टेशन का दोषी ठहराते हुए, इमोरल ट्रैफिकिंग का दोषी ठहराते हुए, इमोरल ट्रैफिकिंग समझिएगा, इमोरल ट्रैफिकिंग का दोषी ठहराते हुए, और उन सबको 4 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा दी गई। इसके बाद भी परिवार ने असंतुष्टि जाहिर की और उन्होंने कहा कि इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, मामले का पूरा न्याय होना चाहिए। अब इस घटना में नया ट्विस्ट आता है। उस वीआईपी का जिक्र शुरू से था, स्पेशल सर्विसेज का जिक्र शुरू से था, उस पूरी जांच में वो कहीं नहीं है, वो वीआईपी कौन था। तो अभी एक पूर्व विधायक और वो जो सारा मामला सामने आया है उसमें पता लगा, नाम आ गया। उसके बाद इमीडिएटली क्या होना चाहिए था? आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इनको तत्काल क्या करना चाहिए था? इनकी पार्टी का विधायक था, वो कह रहा है, जिसका नाम ले रहा है वो भी इन्हीं की पार्टी का है, सत्तारूढ़ पार्टी है। आप और मैं होते तो पहला फैसला क्या करते कि भाई इसकी इमीडिएटली जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, क्योंकि सारे बीजेपी के रिलेटेड होगी जुडिशियल इंक्वायरी। ठीक, आजकल तो जुडिशियल में भी क्या होता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप कुछ तो कहीं तो भरोसा करोगे जाके। ये सारा था, और इस सारे घटनाक्रम के अंदर पूरा स्टेट सड़कों पे आया, सारी बात हुई और कुछ हुई। उसके बाद भी इनको 24 घंटे रियलाइज करने में लगे कि ये मामला हाथ से निकल जाएगा, और अगले साल आपको पता है उत्तराखंड के अंदर चुनाव भी है। तो जो मैं आपको कह रहा था, इस पूरी सीक्वेंस को जोड़िए, पहले रिफ्यूज, फिर कंफ्यूज और अब डिफ्यूज। न्याय देने का नहीं, सिचुएशन को रिफ्यूज करने का है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड एकजुट हो गया है, कल को भारी पड़ सकता है, कुर्सी जा सकती है। पिछली बार भी सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव हारे थे, सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पे, उसके बावजूद मोदी जी ने उनको तोहफे के तौर पे मुख्यमंत्री का पद दिया हारे हुए विधायक को। तो कुछ न कुछ तो बात होगी ना, ऐसे तो नहीं होता। और अब चूंकि चुनाव आ रहा है और ये परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी, बेटी का मामला है, पूरे देश के अंदर मच जाएगा, और कुछ नहीं पता कि कल को ममता बनर्जी जिस तरह की है वो बंगाल में इस मामले को लेकर खड़ी हो जाए, फिर क्या करोगे वहां पे? तो उस सारी सिचुएशन को जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखोगे, तब आपको लगेगा कि ये केवल और केवल एक डिफ्यूज करने का डेस्परेट अटेम्प्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। और उत्तराखंड के लोग, उनको अगर न्याय चाहिए तो सबसे पहले जुडिशरी को इसके अंदर इंटरवीन करके, सुओ मोटो लेकर के, हाईकोर्ट जज, सिटिंग हाईकोर्ट जज की मॉनिटरिंग में या रिटायर्ड जज की उसमें जांच करानी चाहिए थी। मुझे लगता है तभी दूध का दूध और पानी का पानी संभव है, वरना यही वाश होता रहेगा। बिल्कुल। और इसी बीच आज ही उर्मिला सनावर, जो पिछले करीब करीब 1 सप्ताह से नजर नहीं आई हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है कि मैं अब आ रही हूं 9 दिन के बाद, 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जैसे जन्म होता है, वैसे 9 दिन के बाद मैं अब जो है मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं आ रही हूं पुलिस के सामने सबूत लेकर के। यह भी एक परिस्थिति ध्यान में रखनी होगी इस ऐलान के साथ। उर्मिला सनावर ने ऐलान किया है कि मैं आ रही हूं, और आने से पहले उसने अपने मोबाइल का पूरा स्क्रीनशॉट वीडियो में दिखा दिया है कि ये आप लोग टाइम देखिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम देखिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन सब देख लीजिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि जब मैं पुलिस के सामने आऊं और ये मेरा मोबाइल पुलिस के पास जाए तो सबूतों के साथ छेड़खानी हो पाए। इसलिए मैं सब कुछ वीडियो में पब्लिक कर दे रही हूं। यह भी एक ताजा खबर है। तो क्या उर्मिला जिस हिसाब से, हालांकि वो बहुत डरी सहमी हुई थी, क्या यह भी एक एंगल हो सकता है हेमंत भाई? नहीं आशीष भाई, देखिए बेसिकली क्या है कि उस पर भी दबाव बनाने की तो तमाम कोशिशें थी। चारों तरफ ये बात है कि वो कहाँ गई, पर्चे का भी नोटिस दिया गया कि एफआईआर दर्ज कराने की बात थी, शामिल तफ्तीश होने की भी चर्चाएं चल रही थी। तो वो सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं क्या है कि मामले में जो आदमी किसी चीज को उठा के चले, सबसे पहले उसको दबोच लो। यही तो है सिस्टम कि सारी बीमारी खत्म करो यार, बॉस का मामला है, सॉर्ट आउट करो, इसको खत्म करो। पहली कोशिश तो वो थी।
लेकिन उसके बाद जो इस पूरे मामले को, देखिए आपके पोमेरियन है, उसे तो माफ कीजिएगा, कोई उम्मीद कीजिएगा मत, लेकिन आप जैसे तमाम साथियों ने, लोकल कुछ साथियों ने भी बड़ा अच्छा काम किया उत्तराखंड के अंदर, उनको भी साधुवाद। उन्होंने इस मुद्दे को, उस दिवंगत बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो एफर्ट किया है, उन सब के एफर्ट की सराहना की जानी चाहिए। और जो सनावर है, उसने भी एटलीस्ट हिम्मत तो की। भाई साहब, आज के जमाने में तो किसी की सांस निकालने की हिम्मत नहीं, सांस लेने की हिम्मत नहीं, सांस निकालने की तो बात छोड़ दीजिए, एक महिला होने के नाते। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को नेशनल मीडिया पे, इस पर आपने कोई चर्चा देखी, कोई बहस देखी? अगर कोई फिल्म अभिनेत्री थी तो उसको लेकर के आपको पता है 6 महीने तक चारपाई डाल के प्राइम टाइम करते रहे उसके ऊपर, याद होगा ना आपको, सुशांत सिंह के केस में उस लड़की का कैरियर खराब कर दिया इन्होंने, ठीक। लेकिन यहां इस मामले में, अंकिता के मामले में, चूंकि मामला भाजपा का था, भाजपा शासित प्रदेश का था, भाजपा के कथित नेता के ऊपर कथित तौर पर आरोप थे, तो उस पूरे मामले में जो सो कॉल्ड आपका नेशनल मीडिया है, पोमेरियंस जिसको आप कहते हैं, उसने चुनी की। उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता ने दिखाया कि इस एडवर्स मौसम के अंदर, आशीष भाई आप हैरान हो जाएंगे, पूरी की पूरी नदियां जमी हुई है वहां पे, इतना ठंडा मौसम है। उसके बावजूद भी जो पूरा उत्तराखंड सड़कों पे आया, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। और हम तो उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि सरकार को तो देखिए झुकना पड़ेगा। इसीलिए आज जो ये नरमी दिख रही है आपको, 2 दिन पहले तो राज्यसभा का एमपी क्या कह रहा था, उससे 2 दिन पहले मंत्री जी क्या कह रहे थे, अब ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया, ये उस बेटी के लिए न्याय की याद आ गई। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि सीबीआई वगैरह की जांच से सिर्फ ये मामला 2 साल 3 साल के लिए आगे लटक जाएगा। भाई साहब, जिस आदमी को आप नोटिस देने की स्थिति में मुख्यमंत्री भी ना हो, उसका कोई क्या जांच करेगा? महासचिव लेवल का आदमी हो, आप बताइए। तो ये सारी चीजें अपने आप में बेसिकली इस देश का जो गवर्नेंस का सिस्टम था ना, उसके अंदर अब कोई मॉरल वैल्यू नहीं बची, उसके लिए कोई सोशल वैल्यू नहीं बची। अगर आप कमजोर हैं तो आपको रगड़ दिया जाएगा, और अगर आप सत्ता पक्ष से हैं फिर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये पूरा देश देख रहा है भाई साहब। आपने कल देखा ना कि किस किस तरह के लोग जमानत पे हैं, देखा आपने? दिल्ली हाई कोर्ट सेंगर को जमानत देता है, दिया? दी कि नहीं दी? उसके बाद अपने जो हरियाणा वाले जो महोदय हैं, जो 5 स्टेटों में इनकी एलआई बाबा राम रहीम, वो कल पैरोल पे गए हैं, उसको हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी के साथ। क्या बात है, he is a convicted man, convicted on 2 accounts, heinous crime जी। उसको हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट करके पूरे रास्ते में और उसके आश्रम में छोड़ के आई, 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार गए हैं वो। और एक व्यक्ति 63 महीने से अंदर है और उसके ऊपर कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आपकी माननीय अदालत का आपका फैसला सारे देश ने पढ़ लिया। तो मैं आपको जो बार बार एक लाइन कहता हूं, फिर बता रहा हूं आज, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। ये है। मैं कुछ और दिखा देता हूँ हेमंत भाई, मैं सोचा था कि इस कार्यक्रम में खाली यही चर्चा है, लेकिन दिखा देते हैं। भैया दिखाइए जरा, एक ट्वीट दिखाइए, पहले एक एक करके शुरू करिए, ट्वीट दिखाइए। ये पत्रकार हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, सचिन, इन्होंने क्या किया है ट्वीट, उत्तराखंड अंकिता भंडारी मर्डर केस, 29 दिसंबर से लापता एक्ट्रेस उर्मिला एफबी पर सामने आई। उन्होंने लिखा, फेसबुक पोस्ट पूरा इन्होंने छाप दिया है। असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने गर्भ जून में छुपकर रहना पड़ा था। मैं 9 दिन के बाद अपने गर्भजून से बाहर आ रही हूँ, अपनी जान को बचाकर सबूतों के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने। हर बार अग्नि परीक्षा सीता ही क्यों दे, कभी कभी गट्टू को भी देनी पड़ सकती है। अगर शक के घेरे में है तो पहले क्लीन चिट ले, फिर राजनीति करे। निराधार लोगों का मुंह बंद करने के लिए एफआईआर मत कर, विनाश होने में मेरे भाई देर नहीं लगती। जय भवानी, आ रही हूं उत्तराखंड एसआईटी जांच के लिए। उम्मीद करती हूं शासन प्रशासन से अंकिता भंडारी केस से प्राप्त सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। ये है फेसबुक पोस्ट, उर्मिला सनावर का फेसबुक पोस्ट सचिन ने पूरा टेक्स्ट में अपने डाल दिया है। इसके बाद एक वीडियो है, जरा वीडियो भी प्ले कर दीजिए, वीडियो प्ले कर दीजिए। धामी साहब की सुविधा के लिए जो जो इंफॉर्मेशन है हम खुद दे रहे हैं भाई, हम दे रहे हैं, ना देखें, प्ले कर दो भाई। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 5 जनवरी को बना रही हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो जो साक्ष्य की किस डेट की वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं रिकॉर्डिंग की डेट दिखा दूं आपको कि उसका टाइम पीरियड क्या है,
क्योंकि मेरा फोन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कुछ भी पता। तो फिर भी एक मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के डाल रही हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, ये देखिए सुरेश दुष्यंत, ये रिकॉर्डिंग है 48 मिनट 33 सेकंड की, 2025 1/11 यानी कि 1 नवंबर की है ये रिकॉर्डिंग। और ये देखिए, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। आपकी आवाज चली गई थी। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने जाने से कि अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। ये थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना चुके हैं इसमें। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ये रिकॉर्डिंग में इसलिए डाल रही हूँ साक्ष्य के तौर पे। जो लोग कह रहे हैं ना कि 3.5 साल से आप कहाँ थी, तो आप इसकी डेट देख लो, क्योंकि मेरा फोन टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसकी डेट देखो कि ये मेरे पास साक्ष्य कब आया। ये आया है उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। 1 नवंबर सन 2025, 1 नवंबर सन 2025। ये एक एविडेंस के तौर पे ये रिकॉर्डिंग। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, पूरी की पूरी रिकॉर्ड। ये वीडियो लेटेस्ट अभी है, वो तारीख वारीख बता रही कि 5 जनवरी को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये दिखा रही हूँ ताकि ये गड़बड़ ना हो। अब एक बात और है, इसमें जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात आई तो एक और नाम लिया था उर्मिला सनावर ने कि दुष्यंत गौतम के साथ एक महिला आरती गौड़ बीजेपी की नेत्री है, उसकी भी मुलाकात रही है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध बताया। अब है संदिग्ध नहीं है, लेकिन उस पर जवाब जो आया था कि मैं ऐसे हमारे दुष्यंत जी ने कहा था कि मैं ऐसी किसी महिला को जानता नहीं, कभी मिला नहीं हूँ। जरा भैया दिखाइए, पत्रकारों का ही मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्वीट, आवेश का ट्वीट ले आइए, तो दिखाइए जरा, आवेश का ट्वीट लाइए। हाँ, गट्टू उर्फ दुष्यंत कुमार गौतम कह रहे हैं कि मैं यमकेश्वर की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ से कभी नहीं मिला। सबूत सामने है, अंकिता भंडारी केस में जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, साबित उनको खुद करना है कि वो पाक साफ हैं, जनता नहीं साबित करेगी। बात तो ठीक है, फोटो दिखाइए। ये देखिए, इन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं मिला, जानता नहीं हूं। ये देखिए फोटो, हटा दीजिए बस। ये जो है लेटेस्ट जो अपडेट्स इसमें थी, ऑडियो वीडियो, पुष्कर सिंह धामी सामने आकर के जो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इंसाफ दिलाऊंगा उनकी, तो सब जो था हमने सब दिखा दिया है। हेमंत भाई 30 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए, फाइनल आपका कमेंट, तब खत्म। जी भाई, सिंपल सी बात यह है कि अगर सरकार को न्याय देना है और वास्तव में सरकार को न्याय देते हुए भी दिखना है, तो उनको जुडिशियस होना पड़ेगा, क्योंकि सारा मामला सत्ताधारी भाजपा का है, सारे मामले में आरोपित भाजपा का केंद्रीय नेता है, इसलिए, और सीबीआई की डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को। इसका बेस्ट तरीका केवल और केवल ये कि इसकी जुडिशियल जांच कराई जाए सिटिंग हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट जज से, या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से, टाइम बाउंड, तभी उस बेटी को न्याय मिलने की कोई गुंजाइश बचेगी। वरना जो कुछ भी आप कहते रहे, जो आप उनके पेरेंट्स से बात कर लीजिए, जो आंदोलनकारी उनसे बात कर लीजिए, असली मकसद क्या है कि असली गुनहगारों को सजा दिलाना। अगर उसको नहीं मिलता तो दिस विल बी ए ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस, दैट्स व्हाट आई कैन से। चलिए इजाजत दीजिए, सब सामने आ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आंदोलन में जो अगला बड़ा पड़ाव है वो 11 तारीख, 11 जनवरी को आंदोलन, जो कायदे से ढंग से आंदोलन चलता है ना, आंदोलन जैसे, तो उसमें ऐसे पड़ाव होते हैं, जो ज्वार भाटा होता है वैसे ही उफान आता है, फिर धीरे धीरे स्टेबल होता है, फिर उफान आता है, फिर स्टेबल होता है, आंदोलन लंबे ऐसे ही चलते हैं। तो जो है 4 तारीख के बाद अगला पड़ाव इसका 11 है, जब उत्तराखंड बंद का ऐलान हो चुका है, और जिस तरह 4 को दिखाना सफलता, आंदोलन की सफलता दिखी, सफलता नहीं बहुत जबरदस्त सफलता दिखी, वो 11 तारीख को लेकर के आशंकित करती है भाजपा को, भाजपा के इकोसिस्टम को, सरकार को, सबको आशंकित करती है। तो 11 तारीख तक अभी वक्त है, 11 तारीख तक धामी क्या चाह रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, और
उत्तराखंड क्या चाह रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।